बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 सत्रों का एक ऐसा मुनफरद फ़ैसला है कि वो फ़ैसला जब तहरीर किया गया, उस फ़ैसले को तहरीर करने से पहले, यानी जो मुकदमा था उसका फ़ैसला करने से पहले पाकिस्तान को कैसे 80 अरब का नुकसान सहना पड़ा, ये तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये मामला क्या था और 80 अरब का टीका पाकिस्तान के ख़जाने को, पाकिस्तान के अवाम को कैसे लगा। क्या इस नुकसान के ऊपर कोई जवाबदेह है, कोई काबिल एहतसाब है, किसी से सवाल पूछा जा सकता है, क्या कोई जवाब भी देगा? ये बड़ा अहम नुक्ता है। इसके अलावा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया है और उन्होंने अपने खिताब में अदलिया को और आला अदलिया के जज साहबान को, मेरे ख्याल से उनका फोकस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था, और यहाँ तक उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये भी कह गए बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या ये जज अंधे थे, क्या ये जज बेशरम है? अब ये अल्फाज का चुनाव जितना सख्त किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, ये क्यों किया गया, क्यों वो आज इतने सख्त अल्फाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, माजी का ऐसी कभी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, तो क्या वजह बनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतने शदीद अल्फाज के साथ, सख्त अल्फाज के साथ जो है वो अदलिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। लेकिन इन दोनों मामला पर डिस्कस करने से पहले नाज़रीन, दो बड़ी छोटी सी खबरें हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक। उन खबरों की तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उससे ये जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहना शुरू हो गए कि इंसाफ के दौरे मयार हैं, उसका आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, ख़ास तौर पे जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर नाज़रीन है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब की ज़मानत हुई बैंकिंग कोर्ट से, उस ज़मानत की कैंसिलेशन के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ FIA की दरख्वास्त पर समाअत की और फिर उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। आज इमरान खान की बेल कैंसिलेशन की जो अपील थी FIA की, उसको डिसमिस करने का तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया है। सिर्फ 2 से 3 नुक्ते आपके सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन, इसमें 2 रुकनी बेंच कहता है कि सबूत नहीं दिखाया गया कि आरिफ नकवी ने जो रकम भेजी वो जुर्म की रकम थी। और अब आपको ये बता दें कि चलिए, ये नुक्ता तो जज साहब ने लिख दिया, वो फाइनेंशियल टाइम की एक स्टोरी थी कि वहाँ से लंदन से जो पैसा इकट्ठा किया गया वो चैरिटी की मद में इकट्ठा किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो चैरिटी का पैसा, खैरात का पैसा जो कि मुस्तहिक लोगों को मिलना था, यहाँ पे सियासी कंपेन के लिए, इलेक्शन कंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन गालिबन लगता है कि जज साहब तक ये स्टोरी नहीं पहुँची होगी फाइनेंशियल टाइम की। खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम को आज तक सू नहीं किया कि आपने एक गलत स्टोरी दी है, मुझे आपने मलाइन किया है, बदनाम किया है, मेरी सियासी जमात को आपने मलाइन किया, लेकिन ये स्टोरी आज तक अपनी जगह पे स्टैंड करती है, फील्ड में मौजूद है, कोई तरदीद किसी तरफ से नहीं आई। और फिर फैसले में लिखा गया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ममनुआ फंडिंग केस में, फॉरेन फंडिंग केस में, उनका ताल्लुक इमरान खान से नहीं और किसी दस्तावेज़ पर इमरान खान के दस्तखत भी नहीं, और स्टेट बैंक का ये सारा मामला बनता था, ट्रांजैक्शन का स्टेट बैंक ने तो इन ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सारी बातों के साथ एग्री करता हूँ, मैं किसी बात के ऊपर एतराज़ नहीं उठा रहा कि ये गलत कहा जा रहा है, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, परज्यूम के फ़र्ज़ कर लें कि मैं इन सारी बातों के साथ एग्री कर रहा हूँ। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि जब एवनफील्ड के अपार्टमेंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2018 में अपील आई, एहतसाब अदालत का फैसला सस्पेंड कर दिया गया और 2018 से लेकर वो मुकदमा 4 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा रहा, क्या एक मरतबा आखिरी चंद महीनों को छोड़ के यही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे, मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, क्या एक मरतबा नैब से पूछा गया आखिरी चंद महीने छोड़ के? पहले तो सवाल यह कि 3.5 साल तक, 4 साल तक मुकदमा हाई कोर्ट में क्यों पड़ रहा? एक कन्विक्शन का मुकदमा था, पाकिस्तानी शहरियों को समझ लें, आप शहरी हैं ना, पब्लिक ऑफिस होल्डर बेशक माजी में रहे हों, लेकिन शहरी तो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के शहरी थे, तो उन्हें सजाएं हुई थी। ये मुकदमा इतनी देर तक क्यों पड़ रहा, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इस सवाल को भी छोड़ देते हैं, क्या इन 3.5 सालों में यह सवाल पूछा गया कि नैब के पास जो एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, कैप्टन सफदर को सजाएं सुनाई हैं, क्या नैब के पास सबूत का एक टुकड़ा भी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये साबित हो कि मरीम नवाज इन फ्लैट्स की बेनिफिशियल ऑनर हैं? एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। आखिरी दिनों में जब सवाल अदलिया की जानिब से, 2 रुकनी बेंच के जज साहबान की जानिब से पूछा गया, तो नैब के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन क्या ये मुकदमा फिर इसी तरीके से जैसे खान साहब का डिसाइड हुआ, क्या ये इसी तरीके से डिसाइड नहीं होना चाहिए था? आपने
3 साढ़े 3 साल वो जो लोग थे, जो भी थे, उनके चेहरों पे ना जाएं, उनके नामों पे ना जाएं, और वो किस अजाब से गुजरे होंगे, किस मेंटल टॉर्चर से गुजरे होंगे। ये सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का मुकदमा नहीं, बाकी केसेस में भी ऐसी सूरत हाल होती है कि लोगों को नीचे सजाएं होती हैं, केसेस पड़े रहते हैं लेकिन उनकी अपीलें सुनी नहीं जाती। तो ये आप देख सकते हैं कि खान साहब के केस में जो सवालात उठाए गए, तो क्या ये सवालात यहाँ पे नहीं उठने चाहिए थे। इसके अलावा खान साहब के खिलाफ जो मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज हुआ है, उन मुकदमात के अखराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए कि ये झूठे मुकदमात हैं, इनको खारिज किया जाए। ख़ास तौर पर कहा गया कि फौरी तौर पर जो 13 मुकदमात पंजाब की हदूद में इमरान खान के खिलाफ हैं, इनको खारिज किया जाए। तो जज साहब ने कहा कि आपने उन मुसद्दका जो FIRs हैं, जो मुकदमात हैं, उनकी नकूल्स नहीं लगाई, बाकी कुछ और एतराज़ात भी हैं, इन एतराज़ात को दूर करें, फिर आपका केस सुना जाएगा। तो दूसरी इमरान खान साहब से मुतल्लिक खबर ये थी। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर ता बंदियाल साहब, जब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, इन्होंने बाकी सूबों के अवाम के बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज करते हुए काला बाग डैम बनाने का हुक्म दे दिया। यानी वो ये कह रहे थे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध काला बाग डैम की तामीर पर एतराज़ कर चुके थे, लेकिन जैसे बंदियाल साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हुए काला बाग डैम तामीर करने का फैसला दिया, तो सूबों के अवाम के बुनियादी हकूक़ इन्होंने सलब किए। और फिर उन्होंने कहा कि ये जज अंधे थे, जब हमारे हक पे डाका डाला गया, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया, हॉस्पिटल से वो ज़ेरे इलाज थी, लेकिन नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया। क्या जज उस वक्त अंधे थे? उस वक्त अस्कुत नोटिस क्यों नहीं लिया गया? और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि उस वक्त अस्कुत नोटिस क्यों नहीं लिया गया जब इमरान खान ISI के साथ मिल के अपनी हुकूमत बना रहा था, अपने आप को हुकूमत में लाने की कोशिशें कर रहा था, उस वक्त अस्कुत नोटिस क्यों नहीं लिया गया? और फिर यह भी कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अस्कुत नोटिस लिया जब बजट पास कराने के लिए, कानून पास कराने के इमरान खान जो है वो ISI को इस्तेमाल कर रहा था? और फिर आखिरी उन्होंने ये भी कहा, क्या उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस लिया जब इत्तेहादियों को इजलास में बुलाने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए ISI की खिदमात हासिल की गई, उस वक्त अस्कुत नोटिस क्यों नहीं लिया गया? और फिर उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि हम नहीं मानते इंसाफ का कोई इदारा पाकिस्तान में मौजूद है। और फिर कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। अब आप नाज़रीन खुद अंदाज़ा करें कि 1979 में, 1979 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदे अवाम और उनके चाहने वालों के लीडर को फांसी पर लटका दिया गया। आज कोई 25 साल गुजर चुके हैं इस फांसी को, अदालत के इस फैसले को तो उससे ज़्यादा गुजर चुके हैं। 4 अप्रैल 1979 को तो उन्हें फांसी के तख्तादार पर लटकाया गया था, उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन आज तक ये फैसला नहीं हो सका, जिसे अदालतों के बाहर तो अदालती कत्ल कहा जाता है। इस फैसले को अदालतों में जब कोर्ट किया जाता है, अदालतें इस फैसले को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इसे मिसाल के तौर पे, इसे नज़ीर के तौर पे पेश किया जाए तो अदालत कहते हैं कि इन फैसलों का हवाला ना दें। यानी अदालतें ये कहती हैं कि एक ऐसा फैसला है जो हमारे माथे का झूमर नहीं है। तो 40 साल पर जब 40 नहीं 79 से 2 वो हो गए, 40 तकरीबन को 45 साल हो गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब्र में जाके अगर इंसाफ नहीं मिल सका कि अदालती कत्ल था, अदालती कत्ल नहीं था, तो फिर आम लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा होगा, इसका फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि किसी जज ने आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा नहीं सुना, और वो कह रहे थे कि सदारती रेफरेंस जो है वो ज़ेर इल्तवा है। पिछले 12 सालों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारा मुकदमा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का मुकदमा सदारती रेफरेंस नहीं सुना जाता, लेकिन अगर मुशर्रफ का मुकदमा हो तो उससे आइन में तरमीम करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तल्ख हकीकत का वो जिक्र कर रहे थे जो झुटलाई नहीं जा सकती, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कतई नज़र इस बहस के जिस 3 रुकनी 3 सत्रों के फैसले का मैं जिक्र कर रहा था, अब उस फैसले पे आ जाते हैं। सबसे पहले वो फैसला मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और फिर ये फैसला कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा, 80 अरब का नुकसान कैसे हुआ, ये नाज़रीन फैसला आप पढ़ें। द लंदन काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, यानी दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं, डज नॉट प्रेस दिस मैटर, वो इस मामले को प्रेस नहीं करना चाहते, यानी वो आर्गूमेंट नहीं देना चाह रहे, चलाना नहीं चाह रहे इस केस को। सीक परमिशन टू विदड्रॉ द सेम, यानी जो मुकदमा अदालत के सामने है, इस मुकदमे को विदड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त उन्होंने तलब की। दीज मैटर आर डिस्पोज ऑफ
डिस्पोज ऑफ एज नॉट बीइंग प्रेस, इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, निपटाया जा रहा है, क्योंकि जो वकील है मुतलका इस मामले को वो अपना जो है प्रेस नहीं करना चाहते। अब ये नाज़रीन 3 रुकनी बेंच का केस है। उमरता बंदयाल साहब ने, जैसे याया अफरीदी साहब ने सुना, जैसे मज़ारी नकवी साहब ने सुना, और फिर इस केस को डिसाइड कर दिया गया। ये नाज़रीन मशहूर व मारूफ मुकदमा है साबिक CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब का, जिनका ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र को चैलेंज किया गया, उनको बहाल कर दिया गया सर्विसेज ट्रिब्यूनल की तरफ से, FST की तरफ से, फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल की तरफ से, और फिर अपील आती है नज़र सानी में गुलाम महमूद डोगर साहब को दोबारा जो है उनकी बहाली का जो फैसला है उसको रिवर्स कर दिया जाता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत होती है तो गुलाम महमूद डोगर साहब बहाल तो उन्होंने क्या होना था, पहली दूसरी समाअत के दौरान जो है जो 2 रुकनी बेंच बैठा था, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ारी नकवी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को बुला लिया, उन्हें स्नब किया और कहा गया कि आपको हमारी बात समझ नहीं आती, आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं देते, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों का तकाजा है, आइनी तकाजा है, तो आपको इलेक्शन करवाना चाहिए, तारीख देनी चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा आगे से ये कहते रहे कि मेरे पास अख्तियार नहीं तारीख देने का, मैं अगर तारीख दूंगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो इस पर सवाल उठे। जब उसका कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया तो उसमें फिर ये बात सामने आई कि दोनों जज साहबान ने, मौजूद जज साहबान ने जो मामला था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का, वो चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने के लिए भिजवा दिया गया। इसी दौरान जो है जब ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा थी तो एक स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं। अब ये 80 अरब का नुकसान पाकिस्तान अवाम को कैसे सहना पड़ा जब ये 100 वोटों के ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। तो जैसे अथर मिनल्ला साहब ने ये सवाल उठाया कि ये भी पूछा जाए कि ये जो असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील की गई हैं, ये क्यों तहलील की गई, किस वजह से तहलील की गई, किसके कहने पर तजवीज़ की गई, तहलील की गई। लेकिन उन सवालों को ज़ेर गौर नहीं लाया गया और मुकदमे के दौरान ये कहा जाता रहा कि ये 90 दिन के अंदर आइनी तकाजा है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। क्या ये आइनी तकाजा नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, पंजाब की असम्बली, जैसे कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है कि पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएँ, तो 21 अरब अगर पंजाब की असम्बली पे लग रहे हैं तो 15 से 20 अरब के PK के असम्बली पर भी लगेंगे। तो ये जो 40 अरब का इमरान खान साहब ने नुकसान किया कि परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें और दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, अरबों रुपए पाकिस्तान के ख़जाने से लगे। क्या परवेज़ इलाही साहब से पूछना चाहिए था कि रीज़निंग क्या थी, किन वजूहात की बिना पर आपने अपना माइंड अप्लाई किया, अपनी मर्ज़ी से असम्बली तहलील कर रहे थे या किसी की डिक्टेशन पे कर रहे थे। क्या परवेज़ इलाही के पास अख्तियार था कि किसी की डिक्टेशन के ऊपर वो पंजाब असम्बली को तहलील करते? महमूद खान के पास अख्तियार था कि किसी की डिक्टेशन के ऊपर वो KP असम्बली को तहलील करते? क्या ये 40 करोड़ या 35 अरब या 40 अरब जो इन असम्बलियों को बनाने में, इन असम्बलियों को सामने लाने में, अरकान को मुंतखब कराने में पाकिस्तान के अवाम का लगा था, क्या ये पैसा ऐसे ज़ाया कर दिया जाता? और फिर ये भी सवाल क्या पूछना नहीं बनता था कि जब आपने असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन ही लड़ना था तो फिर ये असम्बलियाँ आपने तहलील की, क्योंकि इलेक्शन लड़ के भी आप हुकूमत में आना चाहते हैं तो आपकी हुकूमत ही दोनों सूबों में, क्यों असम्बलियाँ तहलील की? अब 40 अरब इस पर ज़ाया होंगे, 40 अरब जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पे ज़ाया होंगे, 80 अरब तो चला गया, पाकिस्तान के अवाम के पैसे से जाएगा, टैक्स के पैसों से जाएगा। क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था? और इससे हट के 80 अरब तो चला, ये हो गया जब नेशनल असम्बली डिज़ाल्व होगी उसका इलेक्शन अलग से होगा और उस पर 25 से 30 अरब अलग से लगेंगे, तो टोटल तो 110 अरब बन गया। लेकिन अब मौजूदा हालात में अगर ये कर लिया जाता कि तीनों असम्बलियों के इलेक्शन अगर एक साथ हो जाते तो बजाय इसके कि 20 अरब आप पंजाब असम्बली के दें, 20 अरब आप KP असम्बली के दें, 30 अरब आप कौमी असम्बली के दें, 70 अरब बनते हैं। अगर तीनों इलेक्शन एक साथ हो जाएँ तो पाकिस्तान के अवाम के 40 अरब बच जाने थे। 30 अरब में या 35 अरब में ये सारा इलेक्शन कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बलियों का भी हो जाना था, या 40 अरब में सारा हो जाना था, पंजाब का भी, बलूचिस्तान का भी, KPK का भी और सिंध का भी और कौमी असम्बली का भी हो जाना था। तो पाकिस्तान के अवाम के 30 से 35 अरब बच जाने थे। लेकिन ये जो नुकसान हुआ, अगर इन्हें हुकूमत में आना था, ये सब हुकूमत के लिए कर रहे थे, तो क्यों तहलील किया? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए थे? कथन इस बहस के कि जो आइन के आर्टिकल की हवाला दिया जाता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होना है, तो जब आर्टिकल 63A की तशरीह करने 5 रुकनी बेंच बैठा था, तब उस वक्त रिमार्क्स के दौरान एक तो ये कहा गया कि देखें जो वोट शुमार होना है, जिसने वोट डालना है, ये रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ, फैसले की नहीं, फैसला तो कुछ और आया था। तो दौरान समाअत एक जज साहब की तरफ से कहा गया, जिनका अक्सरियती फैसला था,
उन्होंने कहा कि ये वोट अगर अरकान डालेंगे और गिनती में शुमार नहीं होगा तो ये तो उस डाले गए वोट की तौहीन होगी, तो वोट डाला जाए, गिनती में शुमार हो, उसे बेशक आप डिसीट कर दें। लेकिन जब फैसला आया तो जज साहब ने वो रिमार्क जो थे, वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो तहरीरी फैसले में उन्होंने चेंज कर लिया। और इसी 63A के फैसले के दौरान ये भी कहा गया कि हमने ये नहीं देखना कि आर्टिकल 63A में लिखा क्या है, उसका टेक्स्ट क्या है। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आर्टिकल जो 95-96 है, उसका टेक्स्ट नहीं देखना, उसका स्पिरिट क्या है, उसमें कहा क्या गया, उसका हमने जायज़ा लेना है। यानी उन वर्डिंग के अंदर जाके हमने देखना है कि इसकी स्पिरिट क्या है। अब जब ये मामला आया, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 90 दिन लिखे गए हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, तो क्या इस 90 रोज़ की मंशा के अंदर जो बाकी आर्टिकल्स हैं उन्हें मिला के नहीं पढ़ना चाहिए था? क्या 90 रोज़ के आर्टिकल की जो मंशा है उसकी स्पिरिट में नहीं जाना चाहिए था? और फिर बाकी आर्टिकल क्या कहते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए था? लेकिन नहीं, ये नहीं देखा गया। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग था, जिस पर अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।